हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग जो है ओम के नियम जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले ओम के नियम को एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि इनका यूज है आगे की चीज़ों में। और उसके बाद जो है आज जो हमारा ये प्रतिरोध है ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, कल पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ बताया था। एक जो आपके बिजली में इक्विपमेंट होते हैं, जो भी चीज़ जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, जो लगाया जाता है उनके बारे में मैंने बताया था। दूसरा थोड़ी सी मैंने ओम के नियम के बारे में भी बताया था। तो आज इसी से आगे हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं और बात करते हैं ओम के नियम की। तो कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम के बारे में हमने पढ़ा था कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी क्या हो, नियत हो। यानी कि मेनली हमने जो पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने ये पढ़ा था कि भी जो होता है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट की। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा विभव बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, उसी तरह से हमारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा हमारा करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या होगा, करंट भी घटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपके सामने में एक सर्किट बनाया है। ठीक है, कुछ यूँ हमारा सर्किट होगा। ये चीज़ आपकी लैब की चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। जब आप अपने कॉलेज जाओगे तो ये चीज़ आपको करके दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है और उसी सर्किट का एक हमने जो वैल्यू हमारा होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं वोल्टेज और करंट की, कि किस प्रकार से हमारा वोल्टेज और करंट दोनों बराबर होगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए एक चीज़ और समझिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है, यानी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हम हटाते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई स्थिरांक आता है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपका स्थिरांक आ रहा था और वह स्थिरांक क्या था, याद कीजिए आप लोग याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र बल के बारे में जब निकाल रहे थे तो वहाँ पर भी आपका एक आया था नियतांक, वह क्या था, के था। और यहाँ पे नियतांक बच्चों हमारा क्या होगा, ये जो नियतांक है यानी कि स्थिरांक है वे हमारा क्या होगा, वे हमारा आर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, इस स्थिरांक को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये R इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। ठीक है, R इजिकल टू क्या होता है, V बटे आई होता है। और कहा जाता है कि ये जो R होता है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बराबर होता है वोल्टेज और करंट के रेशियो का। तो हमने क्या किया कि इस R का मान निकाला। ठीक है, और ये क्या होता है, चालक का प्रतिरोध होता है। जैसा कि चालक का प्रतिरोध आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं थोड़ी सी बात, कि कोई भी यदि कंडक्टर होता है, मान के चलो ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वे प्रवाह करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करेंगे, और जब हम इसमें क्या कर देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी जोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वे प्लस वाले टर्मिनल की ओर आना शुरू कर देता है। ठीक है, प्लस वाले टर्मिनल की ओर आना शुरू कर देता है। तो जब ये प्लस टर्मिनल की ओर आना शुरू करता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से जो घूमते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। और वे जो टकराते हैं यानी कि वही हमारा क्या जनरेट करते हैं, प्रतिरोध जनरेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं यानी कि कोलाइड होते हैं, और कोलाइड करते हैं तो वे हमारा क्या होता है, वही हमारा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रतिरोध के बारे में। थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा प्रतिरोध के बारे में, पहले मैं ये चीज़ बता दूं आपको। तो देखो लैब में जब क्या किया गया, एक सर्किट में सारी चीज़ों को करके जब उन्होंने वोल्टेज निकाला तो 0.95 था, तो करंट को जब निकाला गया तो उस पर करंट उसका 0.25 एम्पियर आ गया। और जब इन दोनों का रेशियो, जिसको आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, तो वहां पे प्रतिरोध हमारा 3.8 निकल करके आया। फिर उन्होंने क्या करा कि 1.7 वोल्ट का निकाल करके वोल्टेज किया, तो वहां पे जब करंट की गणना की गई तो वे हमारी 0.45 हो गया। तो उस दोनों का जो रेशियो था वे फिर हमारा उतना ही आ गया। इस प्रकार से जब लैब में देखा गया बार बार कर करके कि ये क्या हो रहा है, तो रेजिस्टेंस का मान हर एक जगह पे जो है इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये बोला गया कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वे हमारा क्या होता है, वे
ये जो रेजिस्टेंस आपका है, ये जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, यह वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करता है, वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ओम के नियम से ये बात बताया गया कि यह जो है वोल्टेज और करंट पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है और वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, प्रतिरोध का सेम आ रहा है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वे मेन टॉपिक है कि ये जो रजिस्टेंस है, ये जो प्रतिरोध है, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पे है। जब वोल्टेज पे नहीं है, करंट पे नहीं है, तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता पिछली क्लास में भी इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है, तो देखो प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रतिरोध की बात करता हूं कि प्रतिरोध क्या होता है। अच्छे तरीके से प्रतिरोध समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, तब आप उसकी निर्भरता की बात करोगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चालक का प्रतिरोध। देखो चालक का प्रतिरोध हम किसको कहेंगे, तो चालक का प्रतिरोध हम रेजिस्टेंस को कहेंगे, आर को कहेंगे। किसको कहेंगे, इस आर को कहेंगे। ठीक है, आर इसका सिंबल लिया जाता है। तो सबसे पहले एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आपका क्या है कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई क्या है, कोई चालक है, और इस चालक में, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बाहरी सेल में मूव करते रहते हैं। उसके बाद हमने क्या करा कि इसमें एक बैटरी जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है, प्लस और ये माइनस। तो इस प्लस टर्मिनल के कारण जो यहाँ पे आएगा, ये प्लस विभवांतर आएगा और ये माइनस विभवांतर आएगा। तो इस प्लस विभवांतर के कारण क्या होगा, इस प्लस विभवांतर के कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन है वे इस डायरेक्शन में आना शुरू होगा। ठीक है, विभवांतर जो है आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और जो आपका करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। विभवांतर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे क्या करेंगे, वे जो है इस प्लस टर्मिनल के ओर आना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और ये प्लस है। तो आपको मैंने बता रखा है कि प्लस चार्ज क्या करेगा, माइनस वाले को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनस वाले जो है आना क्या करेंगे, शुरू करेंगे इधर की ओर। तो जब ये माइनस चार्ज आना शुरू करेंगे तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं वे क्या करते हैं, इनके साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब इनके साथ टक्कर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है। तो ये जो टक्कर होता है, ये जो अवरोध होता है, जैसे मान करके चलिए कोई रास्ता है, हमारा कोई रास्ता है, और उस रास्ते पे हमको क्या करना है, कहीं पे जाना है, और वहाँ पे बहुत सारे आदमी को एक ही तरफ जाना यदि पड़े तो क्या हो सकता है, कहीं कहीं पे जो है जब भीड़ हो, जैसे खास करके मेले की बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे आदमी में थोड़ा बहुत क्या होता है, टक्कर हो जाता है। तो ये जो टक्कर होता है जिसके कारण हमारा क्या जनरेट होता है, वे चालक का प्रतिरोध बनता है। वे हमारा जो टक्कर होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही चालक का प्रतिरोध कहलाता है, वही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इसमें जो प्रतिरोध हो रहा है, इसमें जो क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में, जो इस एटम में इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलाइड हो रहा है, यानी कि आपस में जो टकरा रहा है, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, चालक के प्रतिरोध कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि चालक के प्रतिरोध क्या होते हैं। अब बच्चों मैं बात करता हूं चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, अब ये चीज़ बस समझाने के लिए था आप लोगों को। अब हम बात यदि करेंगे चालक की प्रतिरोध की निर्भरता तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चालक के, ठीक है, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, है ना,
चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो चालक किन किन चीज़ों पे निर्भर करेगा, तो चलिए देखते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होगी उसकी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं, जो चालक होगी उसकी जो प्रतिरोध की निर्भरता होगी उसके दूरी पे होगी, ठीक है, कि वह चालक कितना लंबा है यानी कि कितना बड़ा है। तो चलो लिखते हैं इसको। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। तो चालक का लंबाई क्या होगा बच्चों, तो देखो हमारा एक चालक है, समझना अच्छे से, यहाँ पे एक हमारा चालक है इस प्रकार से और एक चालक हमारा है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक चालक हो गया। और दूसरा चालक हम लेते हैं तो वे हमारा इस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से है। और इस चालक में किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगी। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि इस दोनों चालक में प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगी। तो देखो इस चालक में और इस चालक में दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसको यदि हम L1 मान ले और इसको यदि हम L2 मान ले तो L2 जो है वे ज्यादा बड़ा है। तो अब दोनों में अच्छे से समझना कि अब दोनों में जो चालक की जो लंबाई होगी दोनों में प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, मान करके चलो कि कोई एक इतना बड़ा रास्ता है, ठीक है, और कोई हमारा 4 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छे से समझना, उसमें यदि हम जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, तो कितने बार टकराने की संभावना ज़्यादा होगी। और ये जो रास्ता हमारा है, ये जो चौड़ाई है उसकी वे सेम है, दोनों की सेम है, सिर्फ लंबाई चेंज हो गया है। और इसमें यदि भीड़ जाएगी तो किसमें ज़्यादा बार जो है भीड़ टकराएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, सड़क की लंबाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा जगह पे हम टकरा सकते हैं, ज़्यादा जगह पे टकरा सकते हैं। और यहाँ पे तो बस हम घुसे और तुरंत जो है हमारा सड़क खत्म हो गया, यानी कि जो हमारा रास्ता था वह खत्म हो गया, तो टकराने की संभावना इसमें कम हो जाएगी। और जो लंबाई है, ये जो लंबा रास्ता है, इसमें टकराने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लगातार जब चल रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा जगहों पे टकरा जाएंगे। उसी प्रकार से जो चालक होगा, ठीक है, जो आपका चालक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वे आपका इसके अपेक्षे में ज़्यादा क्या होगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस वाले L2 में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा टकराएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध डिपेंड किस पे करता है, प्रतिरोध जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होगा वे उस चालक के लंबाई पे निर्भर करेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ज़्यादा बार वे क्या होगा, उतनी बार इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा। दूसरी बात, ये तो हमने बोला कि चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहने का मतलब, अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब क्या है, तो मान करके चलिए कोई हमारा जो रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, ठीक है, एक हमारा क्या है इस प्रकार से एक चालक है जो आपका इतना चौड़ा है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये मतलब गोलाई है, ये क्या है, कम है। और सेकंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा हम बड़ा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, है ना, बड़ा ले रहे हैं। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब, जैसे मान करके चलो घर का दरवाजा है, ठीक है, घर का क्या है, दरवाजा है, तो ये भी हमारा एक तरह से मान के चलो ये भी हमारे घर का क्या है, दरवाजा है, ठीक है। अब यदि हम इस रास्ते से जाना शुरू करें, बहुत सारे आदमी जाना शुरू करें और उतना ही आदमी यदि इस रास्ते से भी ज़्यादा जाए, तो किस रास्ते में ज़्यादा जो है आदमी टकरा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा क्या है हमारा, एक छोटा सा दरवाज़ा है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, और दोनों में हमें 5 ही आदमी को जाना है। तो इसमें क्या होगा कि आदमी की टकराने की संभावना, आदमी की टकराने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें
कम होगी, ठीक है। इसमें टकराने की संभावना ज़्यादा होगी और ज़्यादा गेट बड़ा है तो इसका मतलब इसमें जो है टकराने की संभावना कम होगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है ना। उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, आपस में ज़्यादा टकराएंगे ना, एक ही रास्ता, यानी कि क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट मतलब कि ये जो इसकी गोलाई है इसी को हम अनुप्रस्थ काट कहेंगे, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि एक रास्ता है, तो ये हमारा क्या है, छोटा है। तो जब छोटा होगा तो इससे यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा क्या करेंगे, टकराएंगे। अब मान करके चलिए वही रास्ता बड़ा हो गया, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, तो इसमें टकराने की जो संभावना होगी वे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मतलब कि आपस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वे कम टकराएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया हम कह सकते हैं। तो कह सकते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि आपका जो है एरिया क्या है, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या है, कम हो गया। एरिया कम है तो प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दो चीज़ हमारी डिपेंड करती है, प्रतिरोध की निर्भर जो करती है चालक की लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट पे। तो इक्वेशन 2 हम इसे मान लेते हैं। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, R जो है ये इस प्रकार से हम लिखेंगे L/A, ठीक है। अब देखो बच्चों इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, यानी कि इस स्थिरांक को यदि हटाएंगे, जैसे इससे पहले हमने जब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था तो जब हम इस स्थिरांक को हटा रहे थे तो R आ रहा था। अब इस जगह पे यदि इस स्थिरांक को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो R इजिकल टू रो L/A, ठीक है। क्या हो जाएगा, R इजिकल टू रो L/A। अब जो है ये हमारा क्या हो गया L और ये हमारा क्या हो गया A, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमने क्या कहा, चालक की लंबाई। तो चालक की, चलो यहाँ पे लिखते हैं L बराबर क्या होगा, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। उसके बाद A हमारा क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। उसके बाद R क्या होगा, तो प्रतिरोध, R क्या होगा, तो प्रतिरोध होगा। अब ये जो नया चीज़ आया है, ठीक है, ये जो नया चीज़ आया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रॉ कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रॉ कहेंगे। इसको बोलेंगे रॉ, लेकिन इसे कहेंगे विशिष्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, ठीक है। तो इसको हम लोग रॉ बोलते हैं। तो ये देखो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल हमारा, यानी कि जो चीज़ का मेटल हम लगा रहे हैं, ठीक है, वे कौन सा है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को उस हिसाब से किया जाता है। आगे बताऊंगा अभी जब इसका यूज होगा। तो ये हमने निकाला प्रतिरोध की निर्भरता को, जो हमने इक्वेशन वाइज निकाला तो हमारा ये निकल करके आया। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम और स्टडी करेंगे। तो प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोध की प्रतिरोधकता हमारी ये होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों मैं प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रा क्या होगी उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो V बराबर हमारा क्या होता है, IR होता है। तो यहां से R इजकल टू क्या होता है, V/I होता है।
क्या होता है, V/I होता है। अब हम इसकी SI मात्रक की बात करते हैं। SI मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो इस प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और वोल्टेज का क्या होता है आप लोगों को मालूम है, ठीक है ना, वोल्टेज का क्या होता है SI मात्रक, वोल्ट होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है। उसके बाद करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर, है ना, एम्पियर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं V/, एम्पियर को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो ये जो SI मात्रक होता है प्रतिरोध का, वे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का SI मात्रक जो होगा, इस V/A को हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे, ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम, और ये इसका क्या हो जाएगा, SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम होगा, ये बात आप याद रखना। अब चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध यानी कि R = 1 V/1 एम्पियर, 1 V/1 एम्पियर, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी चालक के सिरों के, रुको, ठीक है, तो इसको जो है मैं लिख देता हूं, उसके बाद एक बार इसको बोल देता हूं, ठीक है, जब हमारा 1 वोल्ट क्या होगा, वोल्टेज होगा, और 1 एम्पियर करंट होगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वे कितना होगा, 1R होगा। तो इसको चलिए लैंग्वेज में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी चालक के, अच्छे से सुनना, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, यानी कि जब हमारा किसी चालक को जोड़ेंगे और उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान, और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका भी मान हमारा यदि 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी कि यदि हम क्या करेंगे, कोई हमारा यदि चालक है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, कोई बैटरी जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा और वे उसका वैल्यू कितना हो, 1 एम्पियर हो, और इस दोनों के बीच का जो विभवांतर हमारा हो, यानी कि वोल्टेज हमारा हो, वे कितना हो, वे हमारा 1 एम्पियर हो, ये 1 वोल्ट हो, तो ये हमारा रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में बात किया, और कल के क्लास में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में देखेंगे कि ये प्रतिरोधकता है क्या चीज़, ये प्रतिरोधकता किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आज हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में सीखा, प्रतिरोध के बारे में देखा, और बात किया कि प्रतिरोध 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक किस चीज़ पे, उसकी लंबाई पे, ठीक है, किसी भी चालक की लंबाई पे, दूसरा किस चीज़ पे, किसी भी चालक के अनुपृष्ठ क्षेत्रफल पे, ठीक है, और उसी के आधार पे हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया, और वे हमारा क्या था, L/A। तो हमने ये चीज़ जो है क्लियर किया, और कल के दिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये जो प्रतिरोधकता है ये क्या चीज़ है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इन्हें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में ज़रूर देखिएगा, हमारे वीडियो लेक्चर को अगले क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, और तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।